हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में आज हम जो शुरू कर रहे हैं चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड और एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसमें जो पहला टॉपिक है बच्चे वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वर्ड। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी आप इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी आपको कहती है कि भाई हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अगर आप देखते हैं, प्लांट्स हैं, वीट का प्लांट एग्जांपल लेती है एनसीईआरटी, डॉग की बात करती है एनसीईआरटी, कहती है डॉग में भी आगे वैरायटीज हैं, जैसे अल्सेशियन की हम बात कर लें तो हमारे आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जब इन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक साथ बात करते हैं बच्चे, तो हम उनको बताते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं। एनसीईआरटी से अगर बात करेंगे तो अभी तक हम बताएंगे कि भाई जो डिस्कवर्ड है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। मैं यहां क्लियर कर दूं, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जो इकोलॉजी का है उसके साथ ये डाटा थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है बच्चे, उसमें डाटा 2004 का लिखा हुआ है ना। तो 1.5 मिलियन एनसीईआरटी वहां पर आपको लिख के देती है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पढ़ाऊंगा मैं भी आपको भी। तो सबसे पहले तो डिस्कवर्ड की बात करनी है कि भाई 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है जो हमने क्या कर रखे हैं, डिस्कवर कर रखे हैं। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब भी आप ये चैप्टर शुरू करते हैं, है ना, तो एक टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उस टर्म का नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो हम कहते हैं बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा एज नॉन एज टैक्सोनॉमी, है ना। तो सबसे पहले तो एक वर्ड आपके पास आया है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें जो शब्द यूज करने हैं उनको हम टैक्सा कहेंगे। अब आप ना दो तरीके से समझे देंगे। जब हम टैक्सा की बात करते हैं तो टैक्सा बेसिकली एक वर्ड को ही नाम दिया गया है। अब ये वर्ड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक आप बताइए बच्चे कि हम इनको कहेंगे नॉर्मल या जनरल टर्म्स बोल दें। जनरल टर्म्स की बात कर लें, जनरल, ओनली जनरल, है ना। इन्हें आप ट्राइबल नेम कह सकते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि भाई जो लोकल नेम होते हैं उनके बारे में हम बात कर लें। जैसे आप बोलते हो कुत्ता, डॉग, आप बोलते हो व्हीट प्लांट, आप बोलते हो मैंगो प्लांट, ये लोकल नेम है बच्चे, लोकल नेम। और एक टैक्सा होता है बच्चों साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक वर्ड्स। जैसे आप मैंगो नहीं बोलो, आप मैंजीफेरा इंडिका बोलो। अगर मैं आम को बोलूंगा मैंगो तो क्या वो टैक्सा है? हाँ है। लेकिन क्या वो साइंटिफिक टैक्सा है? नहीं, वो साइंटिफिक नहीं, वो एक लोकल नेम है, एक जनरल नेम है, एक जनरल वर्ड है। लेकिन अगर मैं इसी मैंगो को लिखूंगा बच्चे साइंटिफिक तरीके से, तो उसे मैं बोलूंगा मैंजीफेरा इंडिका। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि यार टैक्सा का मतलब क्या है। आप बताइए, टैक्सा वो एक वर्ड है बच्चे, या वर्ड्स का वो ग्रुप है जिसको यूज करते हुए हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये डॉग है, ये व्हीट प्लांट है, ये मैंगो प्लांट है। सही है। लेकिन अगर वहीं पर आप इन्हें साइंटिफिक तरीके से बोलना शुरू कर दो कि ये मैंगो है, ये लोकल टैक्सा हो गया नाम, लोकल वर्ड हो गया, और बोलो मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये साइंटिफिक टैक्सा हो गया, साइंटिफिक वर्ड हो गया। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा इज नोन एज द टैक्सोनॉमी। तो अब बात आती है व्हाट इज टैक्सा। तो टैक्सा है वर्ड्स जिनका हम यूज करते हुए ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उनको हम टैक्सा कहते हैं।
और आप बताइए जब आप टैक्सा यूज करते हैं तो उसे आप टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब बात आती है कि भाई मैं बायोलॉजी का टीचर हूं और आप बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं, तो हम इसको साइंटिफिक तरीके से देखें या जनरल तरीके से? तो बच्चा कहता है सर साइंटिफिक तरीके से देखिए। इसलिए जितनी भी बातें हमें समझाई जाएंगी बच्चे, वो किसके बारे में समझाई जाएंगी? साइंटिफिक तरीके के द्वारा हमें टैक्सा बताया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए जब आप टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बातों पर, काम की बातें हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनमें बच्चा बहुत उलझता है, लेकिन आपको नहीं उलझना है। बताइए जब हम टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो और हम कहते हैं कि भाई हम इनको किसी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सास के अंदर क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन आपको बताना होगा, इसको हमने बोला है बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप बताइए। हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि भैया वो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब है, फंगस है, क्या है ना? प्लांट है तो कौन सा है, फ्लावरिंग है, नॉन फ्लावरिंग है, थैलस है या रूट स्टेम लीफ के साथ है, सही है। उसके बाद हम उसका क्या करने वाले हैं बताइए? नॉमेनक्लेचर देने वाले हैं, नामकरण करेंगे, और उसके बाद हम उसका क्या करने वाले हैं? क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। बच्चा कहता है क्या इसी सीक्वेंस में करना जरूरी है? बोलो नहीं, ये एक जनरलाइज सीक्वेंस है बच्चे, हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करना हो ये जरूरी नहीं है। आप क्लासिफिकेशन पहले कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर बाद में, आप नॉमेनक्लेचर पहले कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन बाद में। लेकिन यह ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा? हाँ, कैरेक्टर्स ठीक से क्या करने पड़ेंगे? नोट करने पड़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि यहां आपको सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करना होगा। आप बताइए आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे तो किसके बेसिस पर करेंगे? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेसिस पर। नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आप किसके बेसिस पर करेंगे? ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे तो किसके बेसिस पर करेंगे? तो आप बताइए ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बेसिस पर। अगर आपने कैरेक्टराइजेशन कर लिया है, कैरेक्टराइजेशन कर लिया है, तो वो हेल्प करेगा, हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, करेक्ट नॉमेनक्लेचर एंड करेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें आपको हेल्प मिलेगी, इसमें आपको हेल्प मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके लिए पहली शर्त क्या है कि आप जो कैरेक्टर्स नोट करते हैं ऑर्गेनिज्म के, देखकर सामने से मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है, वो कैरेक्टराइजेशन सही से होना चाहिए। अगर आपने कैरेक्टर सही से नोट कर रखे हैं तो आप आइडेंटिफिकेशन भी सही करेंगे, आप नॉमेनक्लेचर भी सही करेंगे और आप क्लासिफिकेशन भी सही करेंगे। अब याद रखिएगा कि जो नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है, बोलो, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल लॉज और प्रैक्टिसेस। आप बोल सकते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर है वो यूनिवर्सल लॉज और प्रैक्टिसेस के बेसिस पर होता है। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चे ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटीज या बताइए सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में क्या होना? हाँ, सिमिलरिटी, मतलब जितने ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे उतना ज्यादा हम एक ही उसको क्या करेंगे? ग्रुप में रखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं बच्चे को हमेशा। एक तो नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल लॉज का क्या मतलब है? मैं कहता हूं कि भाई मुझे मैंगो खरीदना है, आपको बात समझ में आती है बिकॉज यू आर इंडियन। लेकिन मैं एक चाइनीज को जाके कहूं कि मुझे आम खरीदना है, मुझे मैंगो खरीदना है, उसको नहीं पता। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड हम उसका कोई एक सिंगल नाम रख दें, मैंगो का ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सल नेम रख दें, और दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप उसी नाम से उसे पुकारिए, आपको वो मिलेगा, तो मैंजीफेरा इंडिका। तो यूनिवर्सल लॉज और यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम चले, ऐसा नॉमेनक्लेचर हम उसका कर दें।
और क्लासिफिकेशन की जब आप बात करते हैं तो ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट एफिनिटीज और सिमिलरिटीज की जब बात करते हैं कैरेक्टर्स में, तो उसमें आपको एक बात और ध्यान देनी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए, मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं क्लासरूम में, मैं एक बच्चे को 1000 बुक्स देता हूं। इस बुक्स में इंग्लिश की किताबें भी हैं, इसमें फिजिक्स की किताबें भी हैं, इसमें केमिस्ट्री की किताबें भी हैं, और इसमें बायोलॉजी की किताबें भी हैं। अब मैं ये किताबें 1000 किताबें अलग अलग बंदे को दे रहा हूं। एक का है नाम ए स्टूडेंट, एक का नाम है बी स्टूडेंट। अब आप बताओ, एक बंदे ने तो इसे सब्जेक्ट वाइज कर दिया, इंग्लिश की क्लास किताबें अलग रख दी, फिजिक्स की अलग रख दी, केमिस्ट्री की अलग रख दी, और बायो की अलग रख दी। और एक बंदे ने इनको कलर के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया, ग्रीन कलर की किताबें अलग रख दी, व्हाइट कलर की किताबें अलग रख दी, रेड कलर की किताबें अलग रख दी, और येलो कलर के जो कवर पेज वाली किताबें थी उनको अलग रख दिया। अब आप बताओ, दोनों में से कौन सा क्लासिफिकेशन सही है? आप बताइए, दोनों ही क्लासिफिकेशन सही है। इसमें जो एफिनिटीज देखी गई है वो किताबों के कलर में देखी गई है, और इधर जो एफिनिटी देखी गई है वो देखी गई है बच्चे सब्जेक्ट्स में। तो कोई बुरा नहीं है, बोलो दोनों ही सही है, यही क्लासिफिकेशन है। बस वो क्लासिफिकेशन सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सास के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज टेक्सा। तो टेक्सा आप बताइए उन वर्ड्स का नाम है जिनको हम यूज करते हुए ऑर्गेनिजम्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको बुलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक जनरल टेक्सा होते हैं जिनको कि हम लोकल नेम या ट्राइबल नेम के नाम से जानते हैं, और दूसरे साइंटिफिक होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर तीन चीजें, आपको तीन प्रॉपर्टीज याद करनी है, एक आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर और तीसरा क्लासिफिकेशन। लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टीज को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनको सही से नोट डाउन करें। जब तक आप सही कैरेक्टराइजेशन नहीं करेंगे, जब तक आप सही कैरेक्टराइजेशन नहीं करेंगे, तब तक आप सही आइडेंटिफिकेशन, सही नॉमेनक्लेचर और सही क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिजम्स का। ये आपको समझनी होगी बात, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर पर। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमें डाइवर्सिटी इन लिविंग्स के अंदर नॉमेनक्लेचर पढ़ाती है। बच्चा कहता है सर आपने प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नंबर पर तो आइडेंटिफिकेशन लिया और आप हमें वही पढ़ा नहीं रहे। आप बताओ, जिस दिन आप पूरी बायोलॉजी सीख जाओगे उस दिन आपको आइडेंटिफिकेशन तो ऐसे पता चलने लग जाएगा। पूरी बायोलॉजी अगर आपने सीख ली, इसका मतलब आप सभी कैरेक्टर्स को नोट करना सीख गए। आपने सभी कैरेक्टर्स को नोट कर लिया, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, इसका मतलब पूरी बायोलॉजी समझने का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मुश्किल काम नहीं है, बस उसके लिए आपको कैरेक्टर्स नोट करने पड़ते हैं, और कैरेक्टर्स तब नोट कर पाओगे जब आप खुद बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। सही है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने आइडेंटिफिकेशन को यहां पर स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहली हेडिंग जो हमें पढ़ाई है वो एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है क्या? तो हम कहते हैं कि भाई हाँ, नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम किसको? नॉमेनक्लेचर को। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया है बच्चे? नॉमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब नामकरण हमेशा जो होता है वो किसके बेसिस पर होता है? कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पर, कैरेक्टर्स के बेसिस पर। यहां ध्यान दीजिएगा कि हमें ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा स्टेबल कैरेक्टर्स को ही देनी है। देखिए, दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं स्टेबल, एक होते हैं अनस्टेबल। मैं यहां क्लियर कर देता हूं एक चीज आपको बहुत अच्छे से, है ना। आप बताइए, एक ऑर्गेनिज्म है, बच्चा कहता है यस। आप बताइए इसकी ऑर्गेनिज्म की ये है जनरेशन नंबर 1, इस जनरेशन से आई जनरेशन 2, इससे आई जनरेशन 3, इससे आई जनरेशन 4। आप बताइए ऐसे कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन अनचेंज रहे, जनरेशन टू जनरेशन अनचेंज रहे, कैरेक्टर्स चेंज नहीं होते हैं, अनचेंज्ड कैरेक्टर है, तो उनको कहा जाता है स्टेबल। लेकिन आप बताओ कि भाई एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते ही चेंज आ गया, नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही चेंज आ गया, नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही चेंज आ गया, तो फिर आप बताइए ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं बच्चे वो अनस्टेबल कैरेक्टर होते हैं, उनको हम फॉलो नहीं करेंगे।
उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। तो फॉलो किसको करना है? जो स्टेबल होते हैं। क्योंकि जनरेशन, आप एक बात सोच के देखो, ह्यूमन ह्यूमन को ही पैदा करता है। अब ह्यूमन के हम उन कैरेक्टर्स को ले लें जो हर जनरेशन में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि स्किन कलर, और उसके बेसिस पर हम उसका नोमेनक्लेचर कर दें, तो आप बताओ, तो हमें तो हर ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग रखना पड़ेगा। हर ऑर्गेनिज्म का नाम अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो हाँ स्किन कलर को बेस मान लिया है। तो आप बताइए, हम स्टेबल कैरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय किसके? हाँ, अनस्टेबल कैरेक्टर के। ये ध्यान रखिएगा आप, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हम स्टेबल कैरेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देंगे बजाय किसके? अनस्टेबल कैरेक्टर के। अब आप बताएं कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है एक, ये जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक होते हैं बच्चों वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और एक होते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। दो तरह के कैरेक्टर्स हैं, एक कौन से हैं? वेजिटेटिव, और दूसरे रिप्रोडक्टिव। आप याद रखिएगा कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। मतलब जैसे मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगा तो उसमें मैं फ्लावर पे बेस्ड बात करूंगा। जैसे आप मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो उसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर की बात करते हैं। तो आप बताइए कि अगर एंजियोस्पर्म्स को हमें क्लासिफाई करना है और हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मींस फ्लावर में से किसी को भी अगर चूज करना पड़े, दोनों में से अगर किसी को चूज करना पड़े, तो हम फ्लावर को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि फ्लावर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं बच्चे, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते रहते हैं? चेंज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जनरली जनरेशन टू जनरेशन चेंज हाँ नहीं होते हैं। और अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो इसीलिए हम इनको रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा स्टेबल बताते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएंगी आपके बातें, ठीक है। अब एक चीज है कि नॉमेनक्लेचर किया जाता है कैरेक्टर्स के बेसिस पर। तो स्टार्टिंग में आप बताइए कि जब हम इनिशियली बात करते हैं, हिस्टोरिकल बात करते हैं, तो सबसे पहले आप बताइए पॉलिनोमियल सिस्टम चलता था। पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर चलता था। इसका सिंपल सा मीनिंग था कि वन नेम रिटन इन मल्टीपल वर्ड्स। भाई एक नाम लिखना है लेकिन आप मल्टीपल वर्ड्स का यूज करिए। क्यों यूज करिए? आप बताइए कि ये जो मल्टीपल वर्ड्स थे ये रिप्रेजेंट करते थे कैरेक्टर्स को, रिप्रेजेंट द हाँ कैरेक्टर्स। तो बताइए कि ये रिप्रेजेंट करते थे किसको? कैरेक्टर्स को। तो हुआ क्या कि अगर मल्टीपल वर्ड्स हमें याद होंगे, मल्टीपल वर्ड्स याद होंगे तो हमें उसके कैरेक्टर भी याद हो जाएंगे। जैसे कैरियोफिलम का नाम हम बताते हैं कैरियोफिलस, सेक्साटेलिस, फॉलिस ग्रेमिनस, अम्बलिटिस, कॉरिम्बस। ये पूरा एक नाम है कैरियोफिलम का। अब ये पुरानी एनसीईआरटी में था, आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन आप बताइए कि भाई ये इतना बड़ा नाम है, ये याद हम कर लेंगे, इससे हमें कैरेक्टर याद हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तब ये ज्यादा हेल्पफुल है जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हो। तो बोलो पुराने टाइम में ये चल पाया, लेकिन आज ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज हमने ऑर्गेनिज्म लाखों में डिस्कवर कर लिए। और एक ऑर्गेनिज्म का नाम अगर आप 5 वर्ड का भी रखते हो, 5 वर्ड का भी रखते हो, तो 18 लाख ऑर्गेनिज्म को अगर मैं आज की डेट में देख लूं, 20 मान लेता हूं ऑन एवरेज, तो मुझे पूरे के पूरे 20 × 5 कितने हो गए? 1 करोड़ वर्ड याद करने हैं। और वहीं अगर बच्चे मुझे 20 लाख ऑर्गेनिज्म याद करने हैं और 2 वर्ड का मैं नाम रखूं, तो आप बताइए हमें केवल 40 लाख शब्द याद करने हैं। तो बताइए आज के टाइम में पॉलिनोमियल सिस्टम नहीं चलता है। टाइम के साथ साथ ये पॉलिनोमियल सिस्टम फेल हो गया था। तो नॉमेनक्लेचर का जो एनसीईआरटी ने हमें डिटेल जो नाम बताया, नॉमेनक्लेचर सिस्टम बताया है, उसका नाम है बच्चे क्या? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम बताएंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखिए जब आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात यह करनी है कि बोलो प्रोपोज्ड बाय कैरोलस
लीनियस एक साइंटिस्ट हुए हैं, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रपोज्ड किया था। समझ रहे हैं? अब प्रपोजल की बात कब आई? पॉलिनोमियल के बाद। पहले पॉलिनोमियल चलता था, पॉलिनोमियल के बाद आया। अब आप बताओ कि भाई इसमें 1 मई 1753 की बात है, इन्होंने एक बुक लॉन्च करी। नाम था बुक का स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम ये एक बुक है, और इस बुक के अंदर क्या दिया उन्होंने? नेम्स ऑफ प्लांट्स बाय यूज ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहां ध्यान दीजिएगा, कैरोलस लीनियस ने कोई प्लांट डिस्कवर नहीं किया है। अभी तक जितने प्लांट डिस्कवर्ड थे, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी प्लांट डिस्कवर्ड थे जिनका नाम पॉलिनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा था, हां, उन्हीं को उन्होंने आगे बाइनोमियल सिस्टम में नए नाम लिख कर दिए हैं। कोई प्लांट डिस्कवर नहीं किया, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद आप बताइए 1 अगस्त 1758 में उन्होंने एक बुक लॉन्च करी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, ये इस बुक का 10th एडिशन था। और आप बताएंगे कि इसमें उन्होंने लिखे हैं नेम्स ऑफ एनिमल्स बाय यूज ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहां पर भी उन्होंने कोई डिस्कवरीज नहीं करी है, बस ये था कि जो ऑर्गेनिज्म पहले दिए जा चुके थे नाम, उन्हीं को ही उन्होंने क्या कर दिया है, बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनके नाम लिख दिए हैं। बात हो गई, बढ़िया हो गई, कोई दिक्कत नहीं, शानदार काम चल रहा है। लेकिन आप बताइए, जैसे कि पहले पॉलिनोमियल सिस्टम चलता था, एक नाम मल्टीपल वर्ड्स में लिखा जाता था। धीरे धीरे लोगों को जैसे जैसे डिस्कवरीज बढ़ने लगी, याद करने में दिक्कत आने लगी, उनको लर्न करने में और उनको रिमेंबरिंग में, याद करने में और याद रखने में, दोनों में दिक्कत आई। तो बताइए इजाद हुआ किसका? बाइनोमियल सिस्टम का, नोमेनक्लेचर के। इस बाइनोमियल सिस्टम में आप बताइए कि भाई कैरोलस लीनियस ने इसे प्रपोज किया 1753 के अंदर, स्पीसीज प्लांटेरम बुक के अंदर प्लांट्स के नाम लिखे। जब वो एक्सेप्ट हो गए तो 1758 में उन्होंने हाँ सिस्टेमा नेचुरे के अंदर एनिमल्स के नाम लिखे, और ये भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार एक नाम केवल 2 ही वर्ड का याद करना है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बताइए लगभग 200 साल यही काम चलता रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया। वो क्या था? वो ये था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे मान लीजिए आप ये पर्टिकुलर, अभी आप इंडिया के अंदर है, कोई एक पर्टिकुलर बंदा है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कोई पर्टिकुलर बंदा है जो इंग्लैंड के अंदर है, और पर्टिकुलर कोई बंदा है बच्चे जो रशिया के अंदर है। इन्होंने सब ने एक एक प्लांट डिस्कवर किया। इसने यहां एक प्लांट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, यहां एक प्लांट ने डिस्कवर साइंटिस्ट ने प्लांट डिस्कवर किया, यहां भी एक साइंटिस्ट ने प्लांट डिस्कवर किया। तो प्रॉब्लम क्या हुई? इसने नेम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी, 2 वर्ड का नाम। इसने भी नेम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। इसने भी नेम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। इसने भी नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो चारों का प्लांट था ना बच्चे, बिल्कुल सेम प्लांट था, एक ही प्लांट था, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीज या प्लेसेस के अंदर, हैबिटेट के अंदर ये प्लांट डिस्कवर किए थे। अब जब ये प्लांट की डिस्कवरी की बात आई, डिस्कवरी तो ठीक है, लेकिन नेम के साथ गड़बड़ हो गई कि भाई प्लांट तो एक है और उसके नाम 4 हैं। ये प्रॉब्लम जाके लोगों को जब समझ में आई, तो आप बताओ 1930-31 के आसपास 3 साइंटिस्ट थे, स्पार्क्यू, हिचकॉक और ग्रीन। नाम नहीं याद करने आपको, उनको ये काम दिया गया। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक आउटलाइन तैयार हो जाए, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से ग्रैप्स कर पाओ और ये चीजें भूलो नहीं, है ना। तो आप बताइए कि स्पार्क्यू, हिचकॉक और ग्रीन नाम के 3 साइंटिस्ट को बुलाया गया। उनको कहा गया कि भाई हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आइए।
उन्होंने कहा ठीक है, वो चले गए। और जाने के बाद बताइए 1961 के अंदर वो सॉल्यूशन के तौर पर आपके पास लेकर आए आईसीबीएन को। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड्स फॉर द बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एक बुक का नाम है, छोटी सी किताब है जिसमें नोमेनक्लेचर के रूल्स लिखे गए हैं। बच्चा कहता है सर 30 से 31 साल आपने लगा दिए हैं एक छोटी सी किताब लिखने के लिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब टाइम खराब किया उन्होंने। तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने टाइम खराब नहीं किया। इन 31 सालों के अंदर, 30 से 31 सालों के अंदर उन्होंने पिछले 200 साल में जितने भी नाम दिए गए थे, अगर एक प्लांट के 10 नाम दिए गए हैं, एक प्लांट के अगर 5 नाम दिए गए हैं, एक प्लांट के अगर 3 नाम दिए गए, एक प्लांट के एक एनिमल के अगर 7 नाम दिए गए, तो सबको स्टडी किया। तो आप बताइए उन्होंने स्टडी किया क्या? स्टडी ऑल द नेम्स विच आर गिवन, जो कि पहले से ही गिवन है नाम, उन सभी नाम्स को उन्होंने क्या किया बच्चे? स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद रूल्स बनाए। कारण क्या था? आप सोच के देखो, क्या कैरोलस लीनियस ने पॉलिनोमियल सिस्टम की कोई चीज यूज करी? हम कहते हैं नहीं यूज करी। उन्होंने दोनों के लिए, प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, अलग अलग हमारे लिए नाम लिख के दे दिए। तो इसका मतलब पहले वाले सारे नाम कैंसिल हो गए। अब स्पार्क्यू, हिचकॉक और ग्रीन को यह बात पता थी कि पिछले 200 सालों में बहुत सारे नाम दिए जा चुके हैं। अगर हम सारे नाम कैंसिल करके नए नाम लिखते हैं तो हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। उस जीरो से शुरुआत ना करनी पड़े, उस शुरुआत से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? हां, उन्होंने 200 सालों के नाम स्टडी किए और पिछले जो नाम दिए जा चुके हैं उन्हीं में से नेम्स को वैलिड कर दिया और नए नाम दिए जाने के लिए उन्होंने रूल्स को लिख दिया। नए नाम दिए जाने के लिए उन्होंने रूल्स को लिख दिया। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप बताइएगा कि इस किताब के अंदर, आईसीबीएन के अंदर, हम इसे बताएंगे कि एक बुक है और इसमें क्या लिखा गया है? रूल्स लिखे गए हैं, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वहीं अगर आप बात करते हैं बच्चे जूलॉजी की, तो बताएंगे इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये रूल है और ये रूल्स की बुक है। अब इसके रूल्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम। जब हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में सबसे पहला रूल है कि एवरी नेम रिटन इन 2 वर्ड्स, हर नाम 2 शब्दों में लिखा जाएगा। फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड। एक हम क्या बताएंगे? फर्स्ट वर्ड, और दूसरा हम बताएंगे सेकंड वर्ड। 2 वर्ड्स में लिखा जाएगा, ठीक है? जब हम फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि उसे हम नाम देंगे जेनेरिक नेम या बोलेंगे जीनस, और सेकेंड वर्ड जो है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। और आप बताइए इन दोनों को मिलाकर हम नाम देंगे बच्चे स्पीसीज। इन दोनों को मिलाकर, सेकेंड वर्ड और फर्स्ट वर्ड को मिलाकर हम नाम क्या देंगे? स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म। बच्चा यहां गलती कर लेता है कि सेकेंड वर्ड को वो स्पीसीज बताता है। आप बताइए नहीं, किसी भी हम स्पीसीज की बात करें या हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का नाम आपको 2 वर्ड्स में लिखना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड होगा जेनेरिक नेम और सेकेंड वर्ड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि होमो सेपियंस हमारा नाम है, होमो जेनेरिक नेम है
सेपियंस बच्चे स्पेसिफिक एपिथेट है और दोनों को मिलाकर हम स्पीसीज बताते हैं। एनसीईआरटी में जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो एक जगह पे आपको स्पीसीज लिखा हुआ मिलेगा कि सेकंड वर्ड इज स्पीसीज, लेकिन आप बताइए कि वो कहने का मतलब उसका ये था, उसने लाइन अधूरी कर दी कि जेनेरिक नेम के साथ जब सेकंड वर्ड आता है तो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अकेला सेकंड वर्ड मैं आपको बताता हूं कैसे, मैं जैसे ना एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर मैं एनसीईआरटी की वो लाइन भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर आप तो कह रहे हो कि ऐसा एनसीईआरटी ने लिख के दिया है कि सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज, रिप्रेजेंट द स्पीसीज। तो मैं बताता हूं कैसे। जैसे मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका। अब आप बताइए कि मैंजीफेरा जीनस का नाम है और इंडिका जो है बच्चे वो स्पेसिफिक एपिथेट है। मैंजीफेरा जो है वो किसका नाम है? जीनस का। और जो इंडिका नाम है बच्चे वो किसका नाम है? तो हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि इंडिका रिप्रेजेंट द स्पीसीज अलोंग विद मैंजीफेरा। अकेला इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं बोलूंगा इंडिका, आप पूछोगे कौन सी? इंडिका तो टाटा की कार भी है। केवल इंडिका बोलने से काम नहीं चलेगा। तो इंडिका मींस स्पेसिफिक एपिथेट, सेकंड वर्ड जो है वो किसके साथ? जेनरिक नेम के साथ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब एनसीईआरटी बताना वही चाह रही है, लेकिन उसने क्या सिंपल साफ शब्दों में लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी को कंसाइज करते टाइम 2006 वाले मॉडल के बाद जब कंसाइज करने की बात चल रही थी तो लाइनें काटते टाइम ऐसे कर दिया इन्होंने और लिख दिया कि सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज। अकेला नहीं, जेनरिक नेम के साथ, जेनरिक नेम के साथ क्या करेगा वो? हां, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर देगा, ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर देगा। एक चीज। दूसरी बात आपको यहां पर जो समझनी है कि जो भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनरिक नेम होता है, जेनरिक नेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैंजीफेरा इंडिका है मेरे पास, इसमें आप बताइए जेनरिक नेम जो है बच्चे वो ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर्स है। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं ये बात कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम उसके करेक्टर्स के बेसिस पर ही दिया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम उसके करेक्टर्स के बेसिस पर ही नाम दिया जाता है। बच्चा कहता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब केवल उसी के ही है, अच्छे करेक्टर है, उसी के करेक्टर है, स्टेबल करेक्टर है, उनका एक ग्रुप है जिसको हमने नाम दिया है बच्चे जीनस। और उन्हीं स्पेसिफिक करेक्टर्स में से काफी सारे स्पेसिफिक करेक्टर होंगे, उनमें से कोई एक स्पेसिफिक करेक्टर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता होगा? हां, तो हम कहेंगे उसमें से कोई एक स्पेसिफिक करेक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता होगा? हाँ, स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक करेक्टर कौन हो गया? जेनरिक नेम या जीनस। और उसमें से किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर को बाहर निकाल लो तो स्पेसिफिक एपिथेट। फिर बच्चा कहता है सर ऐसे तो काफी सारे स्पेसिफिक करेक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इसका मतलब एक जीनस में काफी सारे स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। बिल्कुल हाँ बोलो, यस हो सकते हैं। एग्जांपल देके समझाता हूं। बताइए सोलेनम, सोलेनम। अब इस सोलेनम के बारे में बात करो तो स्पेसिफिक एपिथेट इसमें 3 मिल जाते हैं आपको अलग अलग। बोलो सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर सोलेनम ट्यूबरोसम है तो आप आलू की बात कर रहे हैं। बोलो सोलेनम मेलेंजिना। बैंगन की बात कर रहे हैं। सोलेनम नाइग्रम। मकोई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझिए कि भैया जो जेनरिक नेम होता है वो ग्रुप ऑफ द करेक्टर्स होता है। जेनरिक नेम जो होता है वो क्या है? ग्रुप ऑफ द करेक्टर्स, ग्रुप ऑफ द करेक्टर्स। सही है। और उसमें से एक स्पेसिफिक करेक्टर एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जेनरिक नेम के साथ आ जाता है। अब आप बताओ ट्यूबर लाइक स्टेम। बोलो ट्यूबरोसम आलू, मेलेंजेना फ्रूट्स के लिए नाम, नाइग्रम मकोए के लिए नाम हो गया। तो एक जीनस में मल्टीपल क्या हो सकते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब एक जीनस जो है वो अलग अलग स्पीसीज के लिए काम आ सकता है। सोलेनम ट्यूबरोसम एक स्पीसीज, सोलेनम मेलेंजेना एक स्पीसीज, सोलेनम नाइग्रम एक स्पीसीज।
लेकिन सोलेनम अकेला तो स्पीसीज नहीं है ना, वो तो जीनस का नाम है, जेनरिक नेम है। तो आप बताइए, आईसीबीएन का पहला रूल कहता है कि ईच नेम रिटन इन टू वर्ड्स, फर्स्ट इज द जेनरिक नेम एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जो होता है उसे जीनस भी कहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर होता है। वहीं पर अगर बात करें, अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर के ग्रुप में से कोई एक कैरेक्टर स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है, तो अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप बताइए यस। और इसका सिंपल एग्जांपल है कि सोलेनम एक ग्रुप ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिसमें से एक कैरेक्टर अगर ट्यूबरोसम पकड़ लिया जाए तो सोलेनम ट्यूबरोसम बन जाता है, मेलेंजेना पकड़ लिया जाए तो सोलेनम मेलेंजेना बन जाता है, और नाइग्रम पकड़ लिया जाए तो सोलेनम नाइग्रम बन जाता है। ये बिल्कुल सही बात, ये पहला रूल कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं बातें बहुत सही से जा रही हैं दिमाग में और याद भी हो जाएंगे साथ के साथ, है ना। वहीं आगे बढ़ेंगे तो दूसरे रूल की बात करेंगे, तो बताएंगे कि फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल बट फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इज स्मॉल या रनिंग। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो ये नाम इनकरेक्ट हो जाता है। आप लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, तो ये नाम भी इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एम और आई दोनों कैपिटल है, यहां एम और आई दोनों स्मॉल है। लेकिन अगर मैं नाम लिखूं मैंजीफेरा इंडिका, तो आप बताएंगे ये एक सही नाम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बच्चा कहता है रनिंग क्यों रखना है। आप बताइए कि भाई मैंजीफेरा इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, और उसमें से एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को निकालकर हमने स्पेसिफिक एपिथेट बनाया है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को निकालकर हमने स्पेसिफिक एपिथेट बनाया है। बच्चा कहता है हाँ। तो अगर आप इंडिका के आई को स्मॉल लेटर की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इससे हमें यह पता चलता है कि भैया जो इंडिका है वो मैंजीफेरा का ही एक पार्ट है, वो अलग से कोई चीज नहीं है। एक चीज, ठीक है। अब आप बताइए कि जब आईसीबीएन के रूल्स लिखे जा रहे थे, तो स्पार्क्यू, हिचकॉक और ग्रीन को एक प्रॉब्लम और समझ में आई, जो कि था तो ब्लंडर ही, और उसका सॉल्यूशन करना भी जरूरी था। ब्लंडर तो था लेकिन सॉल्यूशन करना भी जरूरी था। बात आती है कि वो क्या ब्लंडर था और वो क्या प्रॉब्लम थी, तो उस पर बात करते हैं। बताइए कि जैसे मैंने एक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा, आप सुनिएगा ध्यान से, बात समझ लीजिएगा, काम की है। मैंने नाम लिखा है ऑर्गेनिज्म का, बोलो कीटोमियम सुबरमनियला। अगर आप यह नाम का ध्यान देंगे ना बच्चे, तो मैंने कीटोमियम भी क्या लिखा है, सी कैपिटल के साथ, और सुबरमनियला में भी एस कैपिटल के साथ। अगर मैं बच्चे से अभी पूछूं कि नाम सही है गलत है, तो बच्चा कहता है गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये नाम सही है। क्यों है? क्योंकि आप बताइए कि ये एक पर्सन मींस साइंटिस्ट का नेम है। अब शुरू के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई हर किसी इंसान है हम, और हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारा नेचर है, हम अपने लिए बड़े कॉन्शियस रहते हैं। मैंने किया, मैं ये, ऐसे है ना। तो ऐसे क्या है कि साइंटिस्ट को भी प्रॉब्लम थी, भैया नाम मैं बता रहा हूं, डिस्कवर मैंने किया है, क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं, नोमेनक्लेचर मैं कर रहा हूं, तो मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन आप एक प्रॉब्लम देखो, यहां ब्लंडर कितना बड़ा हो गया, कि अगर किसी भी स्पेसिफिक एपिथेट की जगह पे साइंटिस्ट अपना नाम लिख देता है,
तो आप लॉस कर जाते हैं उसके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में। मतलब आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर तो पता है उसके स्पेसिफिक क्या क्या है, लेकिन उसका जो अपना खुद का स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको आपने लॉस कर लिया है। यह प्रॉब्लम उनको भी समझ में आई। स्पार्क्यू, हिचकॉक और ग्रीन को रूल्स लिखते टाइम यह बात समझ में आई। उनको पता था कि गड़बड़ हो रही है, इस गड़बड़ का सॉल्यूशन क्या किया जाए। तो सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला बताएंगे कि जो क्रिटोमियम सुब्रमण्यला की बात हम चल रही है हमारे पास, तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि भैया कोई भी साइंटिस्ट अगर अपना नाम लिखना चाहता है, तो जैसे हमने लिखा सोलेनम ट्यूबरोसम, तो नाम तो ऐसे लिखना है कंटिन्यूटी के अंदर, लेकिन अगर साइंटिस्ट अपना नाम देना चाहे तो वो लास्ट में शॉर्ट में लिख सकता है लिन। लीनियस ने नाम दिया था, लिन लिख लो आप, कोई भी साइंटिस्ट हो। और आप बताइए साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिखा जाना चाहिए, शॉर्ट के अंदर लिखा जाना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा आप बात। उससे क्या होगा, आप ये जो लॉस कर रहे हैं स्पेसिफिक करेक्टर का, स्पेसिफिक एपिथेट में साइंटिस्ट का नाम लिखकर, वो उस लॉस से आप बच जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये वाली बात भी आपको समझ में आई है। अब हम तीसरे रूल पे चलते हैं। जब भी आप नाम लिखें, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, बताइए आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। इफ नेम इज हैंड रिटन, अगर नेम आपका हैंड रिटन है तो आपको इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और बताइए इटैलिक्स करना है इफ नेम इज कंप्यूटर टाइप, और अगर आपने इसे कंप्यूटर से टाइप किया है तो आपको इसको इटैलिक करना हो। इटैलिक मतलब टेढ़ा कर देते हैं ना हम। आप नाम देखिएगा आपको ऐसे मिलेंगे। बच्चा कहता है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। आप बताइए ऑल नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन से नेम, बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। सारे नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज। बच्चा कहता है डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है, आप बताइए। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है जिसके हमें अल्फाबेट पूरी तरह से नहीं पता होते। बच्चा कहता है डेड लैंग्वेज यूज नहीं हो रही, यूज क्यों नहीं हो रही, बायोलॉजी में सारे नाम उससे लिख रहे हो, जिसे बोलते नहीं है। बोलते क्यों नहीं, मैंजीफेरा इंडिका बोलो, सोलेनम ट्यूबरोसम बोल ही रहे हैं ना बच्चे। आप बताइए डेड लैंग्वेज जिसके हम अल्फाबेट्स यूज नहीं करते, बस ये ध्यान रखना। जैसे आप अपना नाम लिखो हिंदी में, आप अपना नाम लिखो इंग्लिश में, आप अपना नाम लिखो संस्कृत में, पंजाबी में, तो आपको अल्फाबेट्स पता है, तो इसलिए आप उसके नाम लिख पा रहे हो। मैं कहूंगा इस नाम को लिखो, लैटिन में नहीं लिख पाओगे आप। मतलब आप सिंपल सी बात समझना मेरी। मैं कहूं कि भाई ये नाम है मेरे पास एक, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, नाम है, कोई और ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं जो याद हो जाए आपको। बोलो पैंथेरा लियो, ये लॉयन का नाम है, सही है, पैंथेरा लियो। अब आप बताओ ये नाम इंग्लिश में लिखा है, बिल्कुल। चलिए मैं इसे लिखता हूं हिंदी में, ठीक है। मैं इसे लिखता हूं पंजाबी में, सही है।
आप समझना, मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। किसी भी लैंग्वेज को यूज कर लो, आप लिखोगे पैंथेरा लियोई, मतलब मैंने तीनों लैंग्वेज के अंदर, इस लैंग्वेज में पंजाबी में पैंथेरा लियो लिखा हुआ है, हिंदी में भी पैंथेरा लियो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी पैंथेरा लियो लिखा हुआ है। मतलब भाषा कोई भी यूज कर लो आप, नाम लैटिन भाषा का ही है। मतलब भाषा लैटिन है, अल्फाबेट लैटिन के नहीं है लिखने के लिए, अल्फाबेट वो है जो मुझे आते हैं। तो इसका मतलब लैटिनाइज करने का मतलब है कि आपने नाम को लैटिन भाषा में कन्वर्ट कर दिया है। आप लैटिन भाषा लिख नहीं रहे, भाषा आप वही लिख रहे हैं जो आपको आती है, लेकिन नाम लैटिनाइज्ड है। उससे फायदा फायदा यह है कि भैया जब अल्फाबेट ही नहीं पता तो नाम में करेक्शंस और सब चीजें जो है बच्चे वो जल्दी जल्दी नहीं हो पाती, तो नाम लंबे टाइम तक स्टेबल रहता है। अगर आपको अल्फाबेट्स, अब जैसे आपको अल्फाबेट पता है तो आप COLOUR कलर की स्पेलिंग पढ़ते हैं और COLOR भी कलर की स्पेलिंग पढ़ते हो, कहते दोनों ही कलर हैं, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है, ऐसे करके कर देते हैं आप। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये है ये है, क्यों? क्योंकि एक ही नाम रहेगा जो है। और आप बताइए किसी भी दूसरी भाषा का नाम, ये लैटिन भाषा के नाम है, उनको हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में हम लिख रहे हैं। एक चाइनीज आदमी भी अगर पैंथेरा लिखा लिखेगा तो ऐसे ही लिखेगा, लिखेगा पैंथेरा लिखा ही, लेकिन वो चाइनीज शब्दों का यूज करते हुए लिखेगा। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा, काम की बात जो है कि किसी भी दूसरी भाषा का शब्द जब आप किसी अलग भाषा में लिखते हैं, किसी दूसरी भाषा का शब्द किसी अलग भाषा में लिखते हैं, तो इस बात को बताने के लिए कि भाई ये शब्द इस भाषा का नहीं है, आप उसे हाथ से लिखते टाइम सेपरेट अंडरलाइन करते हैं, और अगर बच्चे आप कंप्यूटर से टाइप करते हैं तो उसको इटैलिक्स करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑन रोड देयर आर मैनी पीपल कंटिन्यूअस शाउटिंग वापस जाओ। अंग्रेजों के आंदोलन के टाइम की बात कर रहा हूं। अब आप बताओ, आप किताब पढ़ रहे हो इंग्लिश की, उसमें लिखा ऑन रोड देयर आर मैनी पीपल्स कंटिन्यू शाउटिंग, वापस जाओ। अब आप ध्यान दो कि जो वापस जाओ शब्द है ना बच्चे, इसको मैंने हाथ से लिखते टाइम अंडरलाइन कर दिया। क्या वापस जाओ इंग्लिश का वर्ड है? बच्चा कहता है नहीं, इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो आप तो, लेकिन नाम इंग्लिश का नहीं है। बच्चा कहता है हाँ, हिंदी का नाम है ये तो। हिंदी का है तो इंग्लिश की उस किताब में जब वापस जाओ लिखा होगा तो उसको इटैलिक कर दे। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि भैया किताब इंग्लिश की पढ़ रहे हैं, लेकिन वापस जाओ शब्द इंग्लिश का नहीं है। इन द मॉर्निंग मैनी पीपल्स आर कंटिन्यू मूविंग ऑन द रोड एंड कंटिन्यूस चैंटिंग चैंटिंग ओम नमः शिवाय, ऐसे करें। इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो कि बहुत सारे पीपल रोड पे चल रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ, लेकिन ओम नमः शिवाय इटैलिक करके लिखा। आप किताबों में नोटिस कर लेना, कभी भी इंग्लिश की कोई किताब पढ़ना आप, हिंदी की कोई किताब पढ़ना आप, अगर किसी दूसरी भाषा का शब्द आ गया तो उसको इटैलिक्स कर देंगे कंप्यूटर से टाइप करते टाइम। उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि ये भाषा इसकी, जैसे मैं सरदार सिख फैमिली से आता हूं तो ऐसे बात हो जाए कि भाई हिंदी की आप किताब पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा कि दो सिख धर्म के लोग आपस में मिले और आते एक दूसरे को उन्होंने बोला सत श्री अकाल। अब आप बताइए, हिंदी आप पढ़ रहे हो लगातार, लेकिन सत श्री अकाल लिखा हिंदी भाषा में ही है, लेकिन वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। तो वहां सत श्री अकाल को उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, इटैलिक्स कर दिया। हाथ से लिखो तो अंडरलाइन कर दोगे। तो बोलो, इटैलिक्स करने से और हाथ से लिखने से फायदा ये होता है, हमें पता चलता है कि सारे के सारे नेम जो है बच्चे, वो सारे के सारे नेम जो है वो, हाँ, लेटनाइज्ड है, लेटनाइज। यहां एक बात और बताता हूं, ये बात जो है हमें ये कैरोलस लीनियस ने बताई थी। कैरोलस लीनियस, जिनका नाम आज हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में पढ़ते हैं, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इनका रियल नेम है कार्ल
वॉन लिन, ये इनका रियल नेम है। अब नाम तो इनका रियल था कार्ल वॉन लिन, लेकिन लोगों को ये कह रहे थे कि नहीं नहीं भैया, 2 वर्ड का नाम होना चाहिए, 2 वर्ड का नाम होना चाहिए, बाई नॉमिनल सिस्टम बाई। लोगों ने कहा कि भाई तेरा खुद का नाम तो 3 वर्ड शब्दों का है। तो ये बात उससे समझ में आई भी होगी ना कि यार मेरा खुद का नाम 3 शब्दों का, मैं लोगों को कह रहा हूं 2 शब्द याद करो, ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने नाम को मॉडिफाई किया, लेटनाइज किया, 2 शब्दों में किया और कैरोलस लीनियस कन्वर्ट किया। उनके माँ बाप ने उनका नाम कैरोलस लीनियस नहीं रखा था, ये ध्यान रखिएगा आप बात का। एक बात और मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि आप जब भी नाम लिखते हैं तो साइंटिस्ट का जो नेम है, ना तो आपको उसको अंडरलाइन करना है और ना ही आपको इटैलिक्स करना है। जैसे हम कोई भी एक नाम लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, और लास्ट में शॉर्ट में लिखते हैं लिन, सही है। तो यहां लिन जो है लीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपको याद करना होगा बच्चे कि इसे आप ना तो अंडरलाइन करेंगे और ना ही इटैलिक्स करेंगे, ये ध्यान रखें। आपको मैंजीफेरा इंडिका को करना है, साइंटिस्ट के नेम के साथ ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात, नेम्स आर written on based स्टेबल करेक्टर्स, स्टेबल करेक्टर्स के बेसिस पर नाम लिखे जाते हैं। और आप बताइए कि धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान अगर करेक्टर में कोई चेंज आ जाए, बच्चे के दिमाग में एक बात आती है, मैं आपको बताता हूं, खास करके ये आती है रिपीटर्स के दिमाग में। कहते हैं सर जेनेटिक्स पढ़ते हैं, म्यूटेशन हो जाता है, करेक्टर्स में चेंज आ जाता है, करेक्टर बदल जाते हैं, है ना, वेरिएशंस आ जाती हैं करेक्टर्स में। मैं कहता हूं बिल्कुल बिल्कुल आती हैं वेरिएशंस, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती है। तो कहता हूं उसका क्या करें। तो मैं कहता हूं कि भाई कैरेक्टर बदलेगा तो नाम बदलेगा ना। बच्चा कहता है कैरेक्टर बदलेगा तो नाम बदलेगा, मैं कहता हूं हाँ भाई बदलेगा। तो कह रहे फ्यूचर में नाम बदल नहीं सकता क्या? मैं कहता हूं बिल्कुल बदल सकता है। तो बच्चा कहता है अगर नाम बदलेगा तो फिर उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई पहले ये नाम था अभी ये नाम है, या कितनी बार बदला है नाम, ये हमें कैसे पता चले। उसका भी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बच्चे के दिमाग में आती है बात, इसलिए बता रहा हूं। एक नाम लिख रहा हूं, पाइनस कैंडिडा, ये नाम लीनियस ने दिया। इनके बाद एक साइंटिस्ट हुए, नाम है सेलिसबरी। सेलिसबरी को लगा कि यार नहीं, ये नाम ना पाइनस वाला ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाइनस सही नहीं है इसका नाम, इसका सही नाम जो है वो स्यूगा कैंडिडा होना चाहिए। और उन्होंने ये बात साबित भी कर दी कि स्यूगा कैंडिडा इज मोर स्टेबल देन पाइनस कैंडिडा। तो आप बताओ कि भैया लिन का नाम जो है ना वो तो ब्रैकेट में बंद कर दो आप, और सेलिसबरी जो है उनका नाम लास्ट में आप लिख दो शॉर्ट में। इसका मतलब जो पुराना साइंटिस्ट नाम दे चुका है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और नए वाले को ब्रैकेट के बाहर। अब आप सोचो कोई तीसरा बंदा इसका कोई नाम देगा तो बोलो ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे और तीसरा बंदा नाम बाहर आ जाएगा। और इससे आप साइंटिस्ट के नाम काउंट करके आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी बार इसका नाम दिया जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास लिविंग वर्ड की आएगी उसमें ये चैप्टर में खत्म कर दूंगा, जिसमें आपको मैं टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, उनके कैरेक्टर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करना है, एनसीईआरटी की लाइनों में कहां कहां दिक्कत आती है बच्चों को वो, है ना, टेक्सा टेक्सॉन्स रैंक यूनिट कैटेगरीज में क्या फर्क है, वो सारी बातें, कैरेक्टर कौन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं कौन से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। मैं दीपावली की छुट्टियों में घर आया हुआ हूं, तो घर से चल रही है क्लासेस अभी तो कोशिश करूंगा कि इन दिनों में मैं 1-2 चैप्टर अच्छे अच्छे कवर कर दूंगा आपके। और लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे फोकस मेरा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये बच्चे को एनसीईआरटी की लाइनें इसकी समझ में नहीं आती। वो सबसे पहले तो कंफ्यूज रहता है टैक्सा से, और शुरुआत टैक्सोनॉमी से करते हो, टैक्सा बताते नहीं हो। तो टैक्सा मैंने सबसे पहले बताया, उसके बाद मैंने टैक्सोनॉमी को शुरू किया है, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में और अच्छे से बताने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से पढ़ते रहिए।